हेलो। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, नमस्ते जी, शुभ प्रभात, प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सप्ताह में 2 दिन ऐसे होते हैं कि जब आपसे मुलाकात नहीं होती, तो ये सुबह वाली क्लास ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हालांकि ये भी बात सच है कि इस क्लास में ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है, और सवाल भी ऐसे जो बेतुके होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मजा आता है। जैसे होता है ना कि कोई आपका साथी ऐसा होता है कि जिसके बिना भी नहीं रहा जा सकता, और जो रहता है तो बड़ा कलेश भी करता है। तो ये क्लास बिल्कुल वैसी है। चलिए, सभी का स्वागत है, नमस्ते जी। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सब लोग जुड़ जाइएगा, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये है कि कोशिश कीजिएगा कि क्लास को आप लाइव ही लें। ठीक है ना, लाइव ही क्लास लें। बेशक आप पॉलिटी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइव क्लास लेने की पूरी कोशिश करिए। ये मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग संसद पर चल रहे थे लास्ट लेक्चर में। संसद पर थे हम लोग, ठीक है। और संसद में हमने आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, 82, 83, 84, 85 तक देख लिया था। आज हम आर्टिकल 86 से चलेंगे। एक भैया जी कह रहे थे टेलीग्राम पे, मैंने देखा था कि सर आर्टिकल वाइज मत चलिए, आप ऐसे ही पढ़ाइए। नहीं मुन्ना, जब हम आर्टिकल वाइज चलते हैं ना, तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा छूट नहीं रहा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो 86, 87 फिर 88 पे बात करेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे आर्टिकल 89 पर। मतलब बहुत जबरदस्त आज की क्लास रहने वाली है। ठीक है सर, आपकी कोई वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जीएस की प्लेलिस्ट है, आप चिंता ना करो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर जीएस की प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा ओवरऑल। ठीक है, पूरे जीएस की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ तुम्हारे यूपीएसआई के लिए, और डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है ना, करनी हो तो जुड़ जाना। अब वो कब स्टार्ट होगी वो निर्णय मैनेजमेंट लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी कोई पुरानी प्लेलिस्ट आप मत देखो। ठीक है, आप बस नई तरीके से देखो मुझे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं संसद। तो संसद स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन, क्योंकि ये आज जो है आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि महात्मा बुद्ध साहब का जन्म, महात्मा बुद्ध साहब को ज्ञान की प्राप्ति, एक जिसको संबोधि कहते हैं, और महात्मा बुद्ध साहब का महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन हुआ, पूर्णिमा के दिन हुआ। और ये जो पूर्णिमा थी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। ये इसके पीछे की कहानी है। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग संसद को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम संसद को स्टार्ट करेंगे, तो संसद को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 चीजें देखनी है। ठीक है, वो क्या देखनी है मेरे प्यारे बच्चे, मतलब आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87, ये दोनों साउंड एक जैसा करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आर्टिकल 86 बोलता है कि सदनों में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह संदेश भेज सकता है और भाषण दे सकता है। सदन आप समझ गए? सदनों में मतलब दोनों ही सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि राष्ट्रपति संदेश भी भेज सकता है और राष्ट्रपति भाषण भी दे सकता है। लेकिन आर्टिकल 87 में जो है, वह राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अभी जो आर्टिकल 87 वाला राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, ये क्या होता है, ये मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, और वह किन मौकों पर दिया जाता है विशेष अभिभाषण। ठीक है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो आर्टिकल 86 में क्या है, एक बार हम सब लोग आर्टिकल 86 को क्लियर करते हैं भैया। तो आर्टिकल 86 है, सदनों में, आर्टिकल 86 है, सदनों में, सदनों में संदेश भेजने, सदनों में संदेश भेजने और भाषण देने का राष्ट्रपति का अधिकार।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार है कि वह किसी भी सदन में, ठीक है, वह चाहे तो दोनों ही सदनों में, वह चाहे तो किसी एक स्पेशल सदन में, तो वह किसी भी सदन में अपना कोई विशेष संदेश भेज सकते हैं। तो संदेश भेजने और भाषण देने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो ये चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 86 में की गई है। अब हम आर्टिकल 87 पर आते हैं। आर्टिकल 87 में बोला गया है राष्ट्रपति साहब का विशेष अभिभाषण। मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो हम सब राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को समझते हैं, और सब लोग यहाँ पर पूरे ध्यान से सुनना है ना, कि राष्ट्रपति साहब का विशेष अभिभाषण क्या होता है और हमें समझना है ये। देखो आर्टिकल 86 तो बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 86 क्या बोल रहा है बच्चे? उत्कर्ष, प्रीति, आर्टिकल 86 बोल रहा है कि राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि राष्ट्रपति सदनों में संदेश दे सकते हैं, भेज सकते हैं और भाषण दे सकते हैं। सदन का मतलब है कि राष्ट्रपति ऐसा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कर सकते हैं, या दोनों में से किसी भी एक सदन में कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक सदन में संदेश देने और भाषण देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण इन द सेंस, ठीक है ना, अ स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। ये दो ही विशेष मौकों पर दिया जाता है जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। दो विशेष मौके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला विशेष मौका होता है कि जब कभी भी नई लोकसभा का गठन हो, लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनाव में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी मिली, वो पॉलिटिकल पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी पाकर राष्ट्रपति के समक्ष अपनी सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करती है, और राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की रूप में नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति साहब। और उन्हीं प्रधानमंत्री के परामर्श पर फिर राष्ट्रपति विभिन्न व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं, उनको एज अ मंत्री नियुक्त करते हैं। आप मेरी बात समझ गए? क्लियर हो गया? नई लोकसभा गठित हो गई। अब नई लोकसभा गठित होने के बाद जब भी उसका सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जब भी नई लोकसभा के गठन के बाद जब भी सदन प्रारंभ होगा, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? दोनों ही सदनों को साथ बिठाएंगे, ज्वाइंट सेशन करवाएंगे, दोनों का एक साथ बिठाएंगे, लोकसभा को राज्यसभा को, और दोनों को एक साथ बिठाकर वे प्रधानमंत्री के कहने पर ये बताएंगे दोनों सदनों को कि ये जो सरकार है, इस सरकार की क्या नई नीतियां हैं, ये सरकार पिछली सरकारों से क्यों अलग है, ये सरकार किस तरह का विकास कार्य करना चाहती है, किस तरह का भारत चाहती है, ठीक है, ये सरकार महिलाओं के लिए क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है, लोक कल्याण के संदर्भ में क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये सारी बातें। तो एक तो पहला केस ये हो गया कि जब भी नई लोकसभा गठित होती है, तो नई लोकसभा के गठित होने के बाद बच्चे, ठीक है ना, जब भी सदन प्रारंभ होगा तो दोनों सदनों को साथ बिठाया जाएगा, और राष्ट्रपति वहां पर अपना स्पेशल लेक्चर देते हैं, विशेष अभिभाषण देते हैं, और उसको तैयार करता है प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ने जो भी बोला है राष्ट्रपति को अपने विशेष अभिभाषण में वही कहना पड़ेगा, या प्रधानमंत्री ने जो भी लिखा है वही कहना पड़ेगा। आमतौर पर इस विशेष अभिभाषण में सरकार अपनी नीतियों के बारे में चर्चा करती है, इस बार की सरकार कैसी होगी, नंबर फर्स्ट। दूसरा मैं आपको समझाता हूं कि राष्ट्रपति साहब का विशेष अभिभाषण और दूसरा कब संचालित होता है। हाय बोल दो सबको, नमस्ते बोल दो सब, भैया हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया बोलो। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। पूछो सब लोग कैसे हैं, मन से पढ़ रहे हैं? मन से। ठीक है, अब उधर मत मचाना, जाओ, ठीक है।
अच्छा, आवाज बीच बीच में कट हो जाती है। हाँ बेटा, वो ये वाला माइक है ना, इस माइक में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, है ना। चलो ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ। एक्चुअली क्या है, इसे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडियो में आना, ठीक, देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे बातें कर रहा हूँ, बड़ा क्यूरियस रहता है। ठीक है, तो ये पीछे जो है ना आवाज कर रहा था, क्यों आवाज कर रहा था, इसलिए कि मैं बुला लूं उसे, ठीक है ना, और बस एक बार इसे कैमरे के सामने खड़ा कर दूं, बस इसलिए। आइए, ठीक है, चलिए आइए बच्चे, अब इधर बात करते हैं। अब विशेष अभिभाषण, तो पहला कौन सा मौका है जिस मौके पे विशेष अभिभाषण दिया जाएगा, वो मौका तो मैंने आपको बता दिया। जो पहला मौका है वो मैंने आपको बता दिया कि सब पहला मौका तो ये है जब उस मौके पर विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति साहब का दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा मौका क्या होता है, दूसरा मौका होता है मेरे प्यारे बच्चे, जब राष्ट्रपति साहब विशेष अभिभाषण देते हैं कि न्यू ईयर, जैसे अभी 2025, लेकिन नव वर्ष आई, तो नव वर्ष के बाद जब भी सदन प्रारंभ होंगे, जब भी सत्र प्रारंभ होंगे नव वर्ष के बाद, या तो वो जनवरी में ही हो जाए या फिर वो फरवरी में हो, कभी भी, मतलब नव वर्ष के बाद जब भी पहला सेशन स्टार्ट होगा, तब भी राष्ट्रपति ऐसे ही करेंगे कि दोनों सेशन को साथ बिठाएंगे और दोनों सेशन, मतलब दोनों सदनों को साथ साथ बिठाएंगे, और दोनों सदनों को साथ बिठाने के बाद फिर राष्ट्रपति साहब अपना, ठीक है, विशेष अभिभाषण देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 पे है, दो विशेष मौकों पर दिया जाता है। वह दो विशेष मौके कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक नववर्ष के बाद, प्रत्येक नववर्ष के बाद गठित, ठीक है, हर एक नववर्ष के बाद गठित, ठीक है ना, सत्रों में और नई लोकसभा के गठन के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद, गठन के बाद इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है बच्चे, जो राष्ट्रपति साहब का विशेष अधिवेशन होता है, ठीक है, ये एक विशेष अधिवेशन जो है बच्चे, एक संयुक्त सत्र होता है। संयुक्त सत्र होने का मतलब है इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं। और ध्यान रखना, ठीक है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाए गए सुझाव के आधार पर ही, सुझाए सुझाव के आधार पर ही अभिभाषण देता है, सुझाए सुझाव के आधार पर ही अभिभाषण देता है, सुझाए गए सुझाव के आधार पर ही अभिभाषण देता है, अभिभाषण देता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात सभी को समझ में आई, बड़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और मैंने लिख भी दिया, मैंने आपको समझा दिया। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 86 है, आर्टिकल 86 में सदनों में संदेश भेजने और भाषण देने का राष्ट्रपति का अधिकार है कि राष्ट्रपति सदनों में संदेश भेज सकेंगे और भाषण दे सकेंगे। ये आर्टिकल 86 में है, सदनों में संदेश देने और भाषण देने का अधिकार। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति साहब का विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण हमेशा संयुक्त सत्र में होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा। ये दो ही मौकों पर होगा राष्ट्रपति जी के द्वारा, एक तो हर एक नववर्ष के बाद जब भी सेशन स्टार्ट होगा तब वे दोनों सेशंस को, दोनों सदनों को साथ साथ बिठाएंगे, और नई लोकसभा के गठन के बाद ये यहाँ पर सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं। देखिए, इस सेशंस में स्पेशली क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस सेशंस में स्पेशली राष्ट्रपति सरकार की नीतियों पर चर्चा करता है, राष्ट्रपति सरकार की नीतियों पर चर्चा करता है।
नीतियों पर चर्चा करता है। स्वाभाविक सी बात है। तो सरकार ने जो जो बोला है ना राष्ट्रपति को कहने के लिए, विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति वही कहता है और सरकार अपनी नीतियां बताती है कि सरकार की इस बार विदेश नीति क्या है, सरकार की आर्थिक नीति क्या है, सरकार किस तरह से संचालित होगी, ठीक है, ये सरकार अपने किस एजेंडे पे काम करेगी, इस सरकार के विकास की प्रायोरिटी में मुख्य प्रायोरिटी क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक बार प्लीज आप लोग विद थम्स अप करें और बताएं ये बारी समझ में आई। हाँ, अभिभाषण और भाषण अलग अलग है। अभिभाषण का मतलब है एक स्पेशल लेक्चर, देखिए एक स्पेशल स्टेटमेंट, ठीक है, उसे आप अभिभाषण कहेंगे, बात समझ में आ रही है। और अभिभाषण विशेष अवसर पर ही हो सकता है, और दो विशेष अवसर बेटा कौन कौन से हैं, एक तो नव वर्ष के बाद, ठीक है, जब भी कभी सेशन स्टार्ट होंगे तब, ठीक है, और प्लस नई लोकसभा के गठन के बाद। अभिभाषण का मतलब आप ये समझ लेना कि दोनों सदन संयुक्त रूप से एक साथ बैठेंगे, तब राष्ट्रपति साहब वहां पर अपना अभिभाषण देंगे, ठीक है बन्ना। जी हेलो, चलिए ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात आ गई समझ में। आइए अब इसके बाद आर्टिकल 88 के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब आप लोगों ने बहुत सारे दिल दिए, बहुत सारे इमोजी दिए, इसका मतलब है ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई। आवाज थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि वो वाला जो माइक है वो खराब हो गया। प्लीज आज के लिए आप मैनेज कर लो, है ना, आज के लिए प्लीज मैनेज कर लो आप लोग, है ना बेटा, प्लीज। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 88 पर। देखिए क्या कहता है हमारा आर्टिकल 88, इसको समझना जरूरी है, इसको समझते हैं। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 88 जो है ये बोलता है सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। 88 सदनों में मंत्रियों, सदनों में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी के अधिकार। तो ये सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में चर्चा करता है, मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। कौन सा आर्टिकल है जो सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में चर्चा कर रहा है? आर्टिकल 88। क्या है आर्टिकल 88, जरा समझ लेते हैं, है ना। जो सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात करता है, तो क्या है आर्टिकल 88, जरा इस आर्टिकल 88 को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। आर्टिकल 88 जो है ये बोलता है बच्चे कि मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है सदनों में, ठीक है, आप सभी को पता है क्योंकि मंत्री जो होता है वह दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होता है। सबसे पहले हम मंत्रियों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सदनों में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है बच्चे, सदनों में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है, मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है, एक ही अधिकार। और दूसरा हम सदन में बच्चे महान्यायवादी के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे कि महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार है। तो हम दोनों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मंत्रियों के भी और महान्यायवादी के भी। सबसे पहले हम मंत्रियों के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा मैं इस तरफ इसलिए रहता हूं कि इस तरफ एक छोटा सा फैन चलता है, और वो फैन चलता है तो उसकी हल्की फुल्की हवा भी आ जाती है मेरे ऊपर, तो मैं इसलिए ज्यादा रहता हूं इधर की तरफ, ठीक है जी। तो मंत्रियों के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि सब सदन में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हैं। देखिए एक मंत्री सदन में क्या क्या अधिकार रखता है, ठीक है। आर्टिकल 86 87 क्लियर है बहुत अच्छे से। अब हम 88 पर आते हैं। 88 जो है देखो उसमें मंत्रियों के अधिकार, तो देखो मंत्री जो है वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होगा, और वह मंत्री परिषद का घटक होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी मंत्री है तो ही और सी इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वह मंत्री परिषद का हिस्सा है, मंत्री परिषद का भाग है, और संसद के दोनों में से किसी न किसी एक सदन का सदस्य है। अगर वे संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता, राष्ट्रपति उसे उसके मंत्री पद से बर्खास्त कर देंगे,
ये बात हम पढ़कर आए हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में। एक 75 क्लॉज 3 में भी हमने ये सारी चीजें देखी हैं। ये बात क्लियर हो रही होगी। तो जो व्यक्ति मान के चलिए कि लोकसभा का सदस्य है, और लोकसभा का सदस्य है और वह मंत्री भी है, वह लोकसभा का मेंबर भी है, मंत्री भी है, ठीक है। तो अब वह लोकसभा का मेंबर है, मंत्री है, तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि वह मंत्री परिषद का घटक है, मंत्री परिषद का अंग है, और लोकसभा का सदस्य है। तो वह लोकसभा का सदस्य है, तो वह लोकसभा में जो है, ध्यान रखना, वह लोकसभा में ही केवल वोट कर सकता है, वह राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि वह मंत्री है, मंत्री है तो बेटा मंत्री परिषद का घटक अंग है, तो वह लोकसभा की कार्यवाहियों में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, क्योंकि राज्यसभा जब किसी भी मंत्री से उसके मंत्रालय संबंधित प्रश्न करेगी तो वह राज्यसभा में भी खड़ा हो जाएगा, वह राज्यसभा की प्रक्रिया में भी भाग ले लेगा, लेकिन वह राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। मतलब कहने का आशय है, जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो मंत्री है, तो जो भी व्यक्ति जो कि मंत्री है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो मंत्री जिस भी सदन का सदस्य है केवल उसी सदन में वोट कर सकता है, बाकी की कार्यवाही में वह दोनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे राज्यसभा का कोई भी सदस्य मंत्री है तो वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन चूंकि वह मंत्री परिषद का घटक है तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी बात क्लियर है। लेकिन अगर किसी भी विधेयक पर, किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी संविधान संशोधन पर वोट करना होगा तो वह वोट राज्यसभा में ही करेगा, लोकसभा में वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है। आई बात समझ में सबको? एक बार बताएंगे, सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है मतलब, तो मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं यहां पे लिख देता हूं। मंत्रियों के अधिकार नंबर फर्स्ट, ठीक है। मंत्री बेटा हमारे यहाँ एक और बात है, देखो ब्रिटेन में मंत्री वही बनेगा जो वहां के निम्न सदन का सदस्य होगा। जी हाँ, ये व्यवस्था है वहां पर कि वहां पर आपको वहां के निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। हमारे यहाँ वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वहां पर प्रधानमंत्री वही बनेगा ब्रिटेन में जो वहां के निम्न सदन का सदस्य होगा। हमारे यहाँ पर क्या है, आप दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य होने चाहिए, आप प्रधानमंत्री चुन लिए जाओगे राष्ट्रपति के द्वारा। बस आप, देखिए जो भी बहुमत दल है उस बहुमत दल के नेता होने चाहिए, आप बहुमत दल के नेता होने चाहिए। बात आ रही है समझ में? एकदम शीशे की तरफ बच्चे, बिल्कुल क्लियर हो रहा है? हाँ, अरे बेटा ठीक है, एसी लगवा लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है, एसी फिसी लगवाना ये कोई नहीं है। तुम लोग कौन से एसी में बैठ के पढ़ रहे हो? सारे लोग तुम भी तो ऐसे ही पढ़ रहे होगे, कोई बेचारा गांव में पढ़ रहा होगा, ठीक है, कोई एक अपने खेत पर अपनी मेड़ पर बैठकर भी पढ़ रहा होगा, कोई अपने काम पे कोई छोटा मोटा काम करता होगा, उस काम पे भी लेक्चर ले रहा होगा, कोई लाइब्रेरी में ले रहा होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए यहाँ पर, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा मैं क्या बोल रहा था, मंत्रियों के अधिकार। तो मंत्री, ठीक है, मंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, मंत्री दोनों में से किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है सर। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मंत्री दोनों में से, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, परंतु वह जिस सदन का सदस्य है जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में, उसी सदन में वोट कर सकता है। मुन्ना समझ में आ रहा है ना ये बात? उसी सदन में वोट कर सकता है, जिस सदन का सदस्य है वह उसी सदन में वोट कर सकता है, उसी सदन में वोट कर सकता है। तो जिस भी सदन का सदस्य उसी सदन में वह वोट कर सकता है। और तीसरा पॉइंट बचे, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड द लोकसभा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति
सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व रखती है ठीक है। इसलिए चौथा पॉइंट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है या कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है, मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा का सदस्य है या फिर राज्यसभा का सदस्य है, अगर वह राज्यसभा का सदस्य है और उसे मंत्री पद दिया गया है, या फिर वह लोकसभा का सदस्य है उसे मंत्री पद दिया गया है, ये ध्यान रखना, मंत्री पद दिया गया है मुन्ना, तो वह बैठकों में भाग, ये ध्यान रखना, बैठकों में भाग, तो वह राज्यसभा का मंत्री है, ये ध्यान रखना, मतलब राज्यसभा का सदस्य है और उसे मंत्री पद दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य मंत्री पद दिया गया है, तो वह राज्यसभा की बैठकों में भी भाग ले सकता है, लोकसभा की बैठकों में भी भाग ले सकता है, ठीक है। वह लोकसभा में मंत्री है, ये ध्यान रखना, वह लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य होने के बाद फिर उसे मंत्री पद ऑफर किया गया है, तो वह भैया जी लोकसभा की बैठकों में भी भाग ले सकता है, वह राज्यसभा की बैठकों में भी भाग ले सकता है। लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं वोट, ठीक है, जब वोट देने की बारी आएगी, वोट देने की बारी, तो ये केवल राज्यसभा में वोट कर पाएगा और ये केवल बेटा लोकसभा में वोट कर पाएगा। मतलब ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अरे यार सीधी लाइन खिंच जा मेरे भाई, क्यों मेरी इंसल्ट करा रहा है, ठीक ना भैया, ये बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। और ये जो चीजें होती है ना, आप देखना, ये किताबों में भी नहीं होती, कई किताबों ने इतनी जरूरी चीजों को छोड़ दिया है, समझाया ही नहीं, और जब प्रश्न आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी कहते हैं कि हमने तो ये पढ़े ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो मंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये बात क्लियर है, परंतु वह जिस भी सदन का सदस्य होगा उसी सदन में वह वोट करेगा, दूसरे सदन में, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है और मंत्री है, तो वह या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट पे केवल राज्यसभा में देगा। और जो लोकसभा में लोकसभा का सदस्य है और बाद में उसे मंत्री पद ऑफर हुआ है, पहले लोकसभा का सदस्य था फिर बाद में वह मंत्री बना है, तो यहाँ पर भी ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि वह केवल लोकसभा में ही वोट कर सकता है, हाँ राज्यसभा की बैठकों में भाग जरूर ले सकता है। ठीक है, ये है इनके। अब महान्यायवादी का अधिकार, ठीक है, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखना कि ये महान्यायवादी हम पढ़कर आए हैं, ये पद हमने कहां से लिया है, ये पद हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। लिखता हूं, यह जो पद है हमने महान्यायवादी का, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये पद बच्चे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, और ब्रिटेन में मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है वह वहां के निम्न सदन का सदस्य होता है। ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है वह वहां के निम्न सदन का सदस्य होता है। निम्न सदन का सदस्य होता है, ठीक है। भारत में, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है बच्चे, भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह वहां के निम्न सदन का ही सदस्य होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को बच्चे, क्लियर है? तो भारत में सर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वह वहां के निम्न सदन का ही सदस्य होगा। ठीक है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने की योग्यता रखता होगा वो महान्यायवादी होगा। अब महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार है, ठीक है, क्या क्या राइट है सदनों में, ये देखते हैं। चौथा पॉइंट, महान्यायवादी दोनों में से किसी भी सदन में, तो मैं स्पेशली लिख देता हूं बच्चे, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में, किसी भी सदन में महान्यायवादी उपस्थित हो सकते हैं बेटा, वे दोनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, दोनों में से किसी भी सदन में वह चाहे तो भाषण दे सकते हैं बच्चे, लेकिन वह वोट नहीं कर सकते, किसी भी सदन में वह वोट नहीं कर सकता।
किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता। वोट नहीं कर सकता। बताओ मुन्ना क्यों वोट नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि वह मुझे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए वोट नहीं कर सकता। क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वोट नहीं कर सकता। किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। और अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसे वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो मुन्ना मैंने क्या बोला, देखिए उसे वोट करने का किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वह वोट नहीं कर सकता, उसे वोट करने का अधिकार नहीं होगा। अब देखिए मान के चलिए संसद की कोई भी समिति है और वह संसद की किसी समिति का सदस्य है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि संसद की कोई भी समिति है और वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य है। अगर वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य है तो ऑब्वियस सी बात है तो वहां पे उस समिति में वोट कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ठीक है। ऐसा होता है कि मान्यवादी को अगर कुछ समितियों का सदस्य बना दिया जाता है तो वह संसद की समिति का सदस्य हो सकता है, संसद की समिति का सदस्य हो सकता है, हो सकता है। और यदि वह संसद की समिति का सदस्य है, बहुत अच्छे से सुनना है, अगर वह संसद की समिति का सदस्य है तो उस समिति में उसे वोट डालने का अधिकार होगा। सदन में वोट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि सदन में वोट करेगा, नहीं, उस समिति के लिए वोट कर सकता है। जिस पर्टिकुलर समिति का सदस्य है उस समिति के लिए वोट कर सकता है, ये आदमी वोट कर सकता है। अब एक भी प्रश्न बाहर जाके दिखाए, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, बताओ आप में से कौन कौन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, मेरे कहने से प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं, जिन्होंने कोई पूर्वावलोकन ले ली है प्रीवियस ईयर का, कोई भी सेशन कोई भी प्रैक्टिस बुक ले ली है, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेरी बात मानी है, तो भैया आपने ये देखा होगा कि जितनी भी पॉलिटी आपने पढ़ ली, जितनी भी पॉलिटी आपने पढ़ ली, लेकिन उस पॉलिटी में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पा रहा हो, ठीक है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अब आप चाहे यूपीएससी के प्रश्न लगा लो, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पीसीएस तो क्या आप यूपीएससी लेवल तक का पढ़ जाओगे, ठीक है, तो वो अब आपको पता चल रहा होगा। हाँ बेटा, महान्यायवादी जो है वो दोनों ही सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, महान्यायवादी दोनों ही सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में, मैंने बोला है ना, वह दोनों में से किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, वोट नहीं कर सकता मुन्ना, वोट नहीं कर सकता। क्यों वोट नहीं कर सकता? क्योंकि वह, ठीक है, सदन का सदस्य है ही नहीं। अब क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं है इसलिए वह वोट नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 86 क्लियर हुआ, आर्टिकल 87 ये भी बहुत क्लियर हुआ, और आर्टिकल 88 ये भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सफल होने का एक सीधा सा नियम है, और वो नियम ये है कि आप जितने एकाग्र चित्त रहोगे, अपने आप में रहोगे,
आपकी सफलता के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। अब आपको इस बात का भी डर लगता है कि यार मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं गया तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, किसी शादी में नहीं गया तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, दोस्त के कहने पे अगर मैं वहां नहीं गया मेले में तो वो बुरा मान जाएगा। अगर इतनी ज्यादा सामाजिकता आपके अंदर है तो बड़ा मुश्किल है फिर। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। अपने आप में रहना सीखो, ठीक है। अभी फिलहाल स्वार्थी बन जाओ, ठीक है? छोड़ दो सब कुछ, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे काम करो। अरे क्यों नहीं सफल हो गए यार, जरूर सफल हो गए। ऐसा कोई हो सकता है कि जिसने अपने आप पे काम ना किया और वो सफल ना हुआ हो? जरूर हुआ होगा, जरूर। ठीक है, क्लियर है? चल बहुत अच्छे। क्या पी रहे हैं बेटा? मैं पानी पी रहा हूं और कुछ नहीं पी रहा। आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं मुन्ना, अब आधा घंटा सा लगेगा इसके आगे, आधा घंटा। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। लगभग आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। आप सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए संसद के अधिकारी को? और ये याद नहीं होते, ठीक है, बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं आज आप क्लास में याद कराऊंगा। अच्छा, सब लोग इधर समझो, पहले जितने भी लोग हैं पहले फोकस करो, फिर मैं संसद के अधिकारियों पर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग कहते थे कि सर हमें याद नहीं होता आर्टिकल, बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आपने ये देख लिया होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति के उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। और ये ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभाओं में, जिन यूटी में विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें होंगे। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो कि एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में हम मतों की गणना भी करते हैं और मतों का मूल्य भी ज्ञात करते हैं, दोनों चीजें हम साथ साथ रखते हैं। और जिस भी व्यक्ति को कुल डाले गए वोटों का 50% +1 मिल जाता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति है। 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं। 59 कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है बेटा, वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। आप दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हो, लेकिन जिस भी सदन में आप ला रहे हो उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/4 से उस संकल्प को आपको पारित करना होता है। उसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। उसके बाद कुल सदस्यों की 2/3 से उसे पास करके आप उसे उसके पद से हटा सकते हैं। आर्टिकल 62 आता है। 62 है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव उसके पद की अवधि समाप्त होने से पहले ही करा लेने चाहिए। आर्टिकल 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वह राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। 64 बोलता है। 65 आता है। 65 बोलता है बच्चे कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपराष्ट्रपति या अन्य किसी भी व्यक्ति की शक्ति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता इत्यादि मिलता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब उसको उसके पद से हटाया जाएगा, जब वह राष्ट्रपति का पद धारण कर रहा है और उसे उसके पद से हटाया जाएगा, तो बेटा एज ए उपराष्ट्रपति उसको उसके पद से हटाया जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, एज ए उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में है। फिर आर्टिकल 66 में आ जाता है बेटा, और आर्टिकल 66 में हम उसकी, लेकिन नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, हम उसके निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। 66 में है कि उसका निर्वाचन जो है वह लोकसभा, राज्यसभा के दोनों प्रकार के सदस्यों के द्वारा बने हुए निर्वाचक मंडल से उसका निर्वाचन होगा। और निर्वाचन की रीति वही होगी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की होती है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति के माध्यम से होगा बच्चे उसका निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 66 है। आर्टिकल 67 है, ठीक है, उसके कार्यकाल के बारे में चर्चा कर रखी है कि वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। समय से पहले भी राष्ट्रपति को अपना पद त्याग सकता है, ठीक है वह, और उसे हटाया भी जा सकता है। उसे हटाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाना होगा,
ये भी बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं हो सकती? मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ इस बात को, कोई प्रॉब्लम इतनी सी नहीं हो सकती आपको। तो ये आर्टिकल 67 भी आपको क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 68 पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब आर्टिकल 68 क्या है जल्दी से बताएंगे आप। आर्टिकल 68 और आर्टिकल 69 क्या है? ठीक है, बताइए आप क्या है बच्चे ये दोनों आर्टिकल। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, वो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक एक चीज, एक एक आर्टिकल आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, क्लियर? बोलो मानते हो ना? बस यही है, रिवीजन करते जाओ। ठीक है, और ना नॉट इवन एक एक आर्टिकल, उसके अंदर की विषय वस्तु भी क्लियर होगी आपको। ठीक। अरे ब्रिटेन में महान्यायवादी निम्न सदन का सदस्य होता है। निम्न सदस्य का सदस्य होता है ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन में। जब मैंने ब्रिटेन बोला था तब नहीं सुना था बेटा आपने? ये पद ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में भी वहां के निम्न सदन का सदस्य होगा। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वह दोनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है और भाषण दे सकता है। बेटा जब मैं बोलता हूं तब तुम क्यों नहीं सुनते हैं? चलिए, जी मुन्ना देखो, ठीक है, देखो इसमें जैसे मान के चलिए, अब आप कह रहे हैं जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सदनों में संदेश भेजने और भाषण देने का अधिकार। बस समझ में आ रही है? संदेश भेजने सदनों में, मतलब जो, ठीक है, चैम्बर्स होते हैं, जो हाउसेस होते हैं, वो लोकसभा एंड राज्यसभा, उनमें मैसेज देने, ठीक है, उनमें मैसेज भेजने का, और भैया जी उसमें भाषण देने का, स्पीच देने का राइट है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का स्पेशल स्पीच, ठीक है, विशेष अभिभाषण, स्पेशल स्पीच, जो कि ज्वाइंट सेशन में ही राष्ट्रपति हमेशा देंगे। लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाएंगे और वे दो मौकों पर देंगे। हर एक न्यू ईयर के बाद जब भी सेशन स्टार्ट होगा तब वे ऐसा करेंगे। प्रत्येक न्यू ईयर के बाद जब भी सेशन स्टार्ट होगा वे दोनों हाउसेस को एक साथ बिठाएंगे, ठीक है, एज अ ज्वाइंट सेशन, और तब वे वहां पर अपना स्पेशल, ठीक है, स्पीच देंगे, अपना लेक्चर देंगे, स्पेशल स्पीच। और नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद, जब भी, ठीक है, न्यू लोकसभा का कंपोजिशन हो, जब भी नई लोकसभा का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो ऑलवेज, ठीक है, न्यू ऑलवेज, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि ज्वाइंट सेशन बैठाते हैं, दोनों का संयुक्त अधिवेशन बैठाते हैं, और संयुक्त सत्र बैठा के लोकसभा राज्यसभा दोनों का, और वहां पर वो अपना स्पेशल स्पीच देते हैं, विशेष अभिभाषण देते हैं। ठीक है, यहां पर है, ठीक है, सदनों में, सदन का मतलब है हाउसेस, इतना तो आपको पता चल रहा होगा। तो हाउसेस में बच्चे मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स, द राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द हाउसेस। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हैं, और यहां पर हम बात करेंगे राइट्स ऑफ, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार हैं। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी ली, तो इतनी सी बात है। कोई भी टेक्निकल टर्म, ठीक है, जो हिंदी का होता है उसे मैं अंग्रेजी में समझा देता हूं। अब मेरे लिए बड़ा, मैं दोनों भाषाओं में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि मैं हिंदी में भी लिखूं और फिर अंग्रेजी में भी लिखूं, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप समझ रहे हैं ना? आइए, तो अब हम संसद के अधिकारी के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा सिंपल है, संसद के अधिकारी। देखो आप क्या करेंगे, आप यहां पर आइए, आप आर्टिकल 89 लिखेंगे, आर्टिकल 90 लिखेंगे, आर्टिकल 91 लिखेंगे, आर्टिकल 92 लिखेंगे। जैसा यहां पर है, जैसा यहां पर है, कहां पर? आर्टिकल 9, जैसे यहां पर है बच्चे, आपको ये समझना है। जैसे यहां पर है आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 में, ठीक वैसा ही कहां होगा? जैसा 89 में है वैसा 93 में होगा, ये ध्यान रखना, 93 में होगा। जो 90 में है वह 94 में होगा, जो 91 में है वो 95 में होगा, और जो 92 में है वो 96 में होगा। बड़ा सिंपल सा है, आर्टिकल 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। यहां पर संसद के अधिकारी,
यहाँ पर हम सबसे पहले राज्यसभा के अधिकारी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम लोकसभा के अधिकारी के बारे में बात करेंगे। अब हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है जी। ठीक है, आगे आप बता ही रहे हैं कि 69 में शपथ है, प्रतिज्ञा है, ओथ एंड अफर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है। और आर्टिकल 70 में जो है वह कुछ अन्य आकस्मिकताओं में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करता है, वो आर्टिकल 70 में है, कुछ अन्य आवश्यक आकस्मिकताओं में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं आर्टिकल 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। मैंने बोला जैसा 89 में है वैसी विषय वस्तु 93 में होगी, जैसी 90 में है वैसी 94 में होगी, जैसी 91 में है वैसी 95 में होगी। क्लियर है? अच्छा, अब आर्टिकल 89 में क्या है, सबसे पहले हम 89 पे डिस्कस करते हैं कि आखिर आर्टिकल 89 में क्या है। इधर आते हैं बच्चे, ठीक है, नहीं पहले इधर ही लिखते हैं क्योंकि इधर पंखा चल रहा है। तो 89 पे लिखते हैं कि आर्टिकल 89 में क्या है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, 89 में क्या है सर, राज्यसभा के चेयरमैन एंड, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है सर। तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति। अब राज्यसभा के सभापति पे आएंगे, अब समझो आप, ये आपको खुद लिखना होगा, ठीक है, समझना है। राज्यसभा के सभापति पे आएंगे, भैया कौन होता है राज्यसभा का सभापति, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में बोला कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में बोला कि भैया जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। तो वह राज्यसभा का पदीन सभापति होगा, वह राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तो सभापति जो है बच्चे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सभापति राज्यसभा का, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डिकोड कर देता हूं, क्योंकि तुम लोग खुद से नहीं लिखोगे, मुझे पता है तुम्हारी आदत, तुम लोग बड़े स्वीट से हो जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, तुम लोग एक और बात चाहते हो कि नोट्स भी हमारे मास्टर बना दे, हमें खुद ना बनाना पड़े। अब हम राज्यसभा के सभापति पे आएंगे। सभापति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति, तो वो राज्यसभा का सदस्य है क्या, नहीं है। अब चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए वह राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखेगा, माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देगा, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्तियों को अनुशासन में रहने के लिए कहेगा, ठीक है। पूरा सदन संचालित करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द चैम्बर, पूरा को पूरा सदन संचालित करता है। लेकिन देखिए क्या कमाल है कि वोट नहीं कर सकता। क्यों वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सदस्य ही नहीं है राज्यसभा का, इसलिए वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति, अब मैंने बोला कि भैया जी उपराष्ट्रपति ही कौन होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 में बोला है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति को उपराष्ट्रपति सभापति होगा, इसलिए वह बच्चे राज्यसभा के बैठकों की, पूरा लिख देता हूं ना, इसलिए वह राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, इसलिए वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना उसी का काम होता है, अनुशासन बनाए रखना उसी का काम होता है, रखना, ठीक है बच्चे। सदस्यों को बोलने का मौका देना, जो माननीय सदस्य हैं उनको बच्चे बोलने का मौका देना, बोलने का अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना बच्चे, ठीक है। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, राज्यसभा की बैठकों की, ठीक है, अध्यक्षता करता है,
ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है ना बच्चे, ठीक है, वह क्या करता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, लेकिन वह, ठीक है, राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। अब सुन लो सब लोग, वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं वोट कर सकता बाबू, बताओ क्यों नहीं वोट कर सकता? क्योंकि साहब वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए वोट नहीं कर सकता। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है, ठीक है, इसलिए उसे राज्यसभा में वोट करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन बच्चे अगर मत बराबर पड़े, पक्ष में भी मत है, विपक्ष में भी मत पड़े, बराबर वोट पड़े, मान के चलिए कि किसी भी विधेयक के पक्ष में 100 वोट पड़े, विपक्ष में भी 100 वोट पड़े, तो ऐसी स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, डिसीजनल वोट कर सकता है। तो मत बराबर होने की स्थिति में उसको डिसीजनल वोट, ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ये किस में बोला गया है भैया जी? ठीक है, बोलो ये किस में बोला गया है? ये आर्टिकल, ठीक है, 89 की व्याख्या में ही है, आर्टिकल 89 की व्याख्या में ही है। तो मत बराबर होने की स्थिति में उसे निर्णायक वोट करने का अधिकार होगा। मत बराबर होने की स्थिति में उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। स्थिति में उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार, निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक वोट कर सकता है, मतलब पक्ष में और विपक्ष में समान वोट पड़े हों, ठीक है, तो उसका वोट मान्य होगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वो वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता राज्यसभा में? क्योंकि बाबू वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं। है ना जी? चलिए, ढेर सारा प्यार भैया आपको भी, ढेर सारा। ठीक है, ये प्यार का सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, पॉलिटी चल रही है, प्यार का सिलसिला भी चलता रहेगा, बस पढ़ते जाओ। मैं सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हें, तुम एक एक क्वेश्चन को हमारी गांव की भाषा में एक बोलते हैं, जब हम स्टूडेंट थे तुम्हारी तरह, तो हम बोलते थे कि उधेड़ दूंगा। ठीक है, उधेड़ दूंगा ऐसे बोलते थे। तो पॉलिटी में आप वो काम करोगे, एक बार लगा के देखना, आप पॉलिटी के मॉक को जितना पढ़ लिया उतने में से, ठीक है, एक प्रश्न नहीं जा सकता। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी तक एक बार रिवीजन नहीं किया, 2 बार रिवीजन नहीं किया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लगा लो मुन्ना, लगा लो। ठीक है, अरे यार मैंने बोल तो दिया, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में सबसे पहले लाया जाता है। मैंने बताया नहीं? इसी क्लास में बताया है, फिर भी वही चीज पूछ रहे हो, बेवकूफ। हाँ बता दिया, लेकिन फिर भी वही बात। क्लियर है? ये बात आ गई समझ में भैया? आर्टिकल 89, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अब उपसभापति, आप ठीक है, उपसभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ये ध्यान रखना। ये तो हो गए राज्यसभा का, सॉरी, ये तो हो गया राज्यसभा का सभापति। अब उपसभापति सुन लो बच्चे, उपसभापति के बारे में सारी चीजें लिख देता हूं। उपसभापति कौन है? राज्यसभा का सदस्य है उपसभापति, वह राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, इसलिए उसे वोट करने का अधिकार होता है राज्यसभा में, वोट करने का अधिकार होता है, अधिकार होता है। लेकिन आप लिखेंगे परंतु वह भी, ठीक है, सभापति की भांति वोट नहीं कर सकता, नहीं करता। वह अपनी न्यूट्रलिटी को, वह अपनी तटस्थता को दिखाने के कारण,
ठीक है, क्योंकि वह कौन है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है। अब चूंकि वह राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, अगर सभापति नहीं है तो सभापति कर रहा है, तो इसलिए वह न्यूट्रलिटी, तटस्थता दिखाने के लिए वो ऐसा आमतौर पर करता है कि वोट करने का अधिकार तो उसके पास होता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में सभापति की भांति वोट नहीं करता, सभापति की भांति वोट नहीं करता। सभापति की भांति वोट नहीं करता है, सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है, ये बात आ रही है सभी को समझ में बच्चे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिस्थितियों में सभापति की भांति वोट नहीं करता है, ठीक है, वोट करने का अधिकारी तो है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वह सभापति की भांति वोट नहीं करता है। अब हम आगे बात करेंगे सर, ठीक है ना। राज्यसभा का सदस्य इसलिए वोट दान नहीं करता है। अब ये ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से एक सभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने मध्य में से एक सभापति का चुनाव करते हैं, अपने मध्य से एक उपसभापति का चुनाव करते हैं, उपसभापति का चुनाव करते हैं। बस ये ध्यान रखना। तो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य है, और राज्यसभा का सदस्य बेटा अपने बीच में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब सभापति नहीं है, सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति, इसलिए वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। क्लियर हुआ, एक बार थम्स अप करो। सीट प्रोवाइड कीजिए प्रैक्टिस के लिए, PYQ खरीद लो बेटा, ये मैथ नहीं है, ये मैथ और रीजनिंग नहीं है जिसमें सीट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक विषय की, ठीक है, अपनी स्पेशलिटी होती है। सीट प्रोवाइड कीजिए, ठीक है विशाल, एक बार मुझे बताओ। एक मिनट, एक कमेंट है, मैं पहले पढ़ लेता हूं उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज इतना ही। यार मैं तो समझ रहा था कि आप लोग, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आर्टिकल 89 में है, ऐसे 93 में क्या हो जाएगा, 93 में हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, सेम जैसा यहाँ पर होगा वैसा यहाँ पर होगा, जैसा यहाँ पर होगा वैसा यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या 11 बजे से कोई दूसरी क्लास होती है, 11 बजे से आपकी कोई दूसरी क्लास होती है? ठीक है, तो चलो ओके, नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम लोग हल्ला मचा देते हो। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना, थैंक यू। और एक काम करना, ठीक है, मेरी बात मानो, बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ो, है ना, बहुत बढ़िया से रिवीजन करो, ठीक है, कल करा देंगे। ओके, बाय बाय।